हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आए हैं। ठीक है, और इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से जो कि न्यूज़ में रहे हैं उनसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वही क्वेश्चन हमने इन 8 एमसीक्यूज़ में डाले हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपसे कभी भी खबर न्यूज़ ये नहीं पूछे जाते बल्कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो अब ये जो हमारा जो सीरीज़ है यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको खबरों के साथ साथ उनके क्वेश्चंस कौन से बनेंगे, जीएस के साथ साथ स्टैटिक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी जो है ये सीरीज़ है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारी जो वीडियो है 8 एमसीक्यूज़ की इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इज़ रिलेटेड टू, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का संबंध किससे है? इसका रशिया यूक्रेन से है, ईरान इजराइल से है, चाइना ताइवान से है या फिर इजराइल पैलेस्तीन से है। पहले भी हमने कई ऑपरेशंस पढ़े हैं, अब एक नया ऑपरेशन आ गया है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका है ईरान इजराइल। अब देखो इसकी पीछे की खबर को भी हम जान लेते हैं कि क्या है इसमें। यहाँ पर ईरान ने क्या करा है? ईरान ने इजराइल के ऊपर, ठीक है, ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइल और ड्रोन्स का हमला करा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है? ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करा है, 200 मिसाइल और ड्रोन का हमला करा है। अब देखो देखने में हमें क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा हमला है, लेकिन ये हुआ क्या है कि यहाँ पर क्योंकि इजराइल के पास अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका नुकसान जो हुआ है, नुकसान तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम डैमेज हुआ है। ठीक है, अब ये जो है इजराइल और ईरान, ये दोनों ही कई लंबे टाइम से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी जो है जो कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई है, युद्ध का बिगुल बज चुका है यहाँ पर। तो अभी ये जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये इजराइल ने अपने ईरान ने इसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है, जो कि इसने इजराइल के ऊपर जो अटैक करा है उसको, ठीक है, सच्चे वादे के रूप में उसने बोला है हम अपना वादा निभाएंगे और हम नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल ने थोड़े दिनों पहले इजराइल में ईरान की एम्बेसी थी उस पर अटैक करा था, तो ये वो वाला बदला है। तो उसने इस अटैक को क्या नाम दिया? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। अब कई देशों ने क्या बोला है कि ईरान में जो उनके देशों के जो नागरिक हैं वो ईरान कंट्री को छोड़ दें और अपने अपने देशों में आ जाएं। इसमें इंडिया भी है, इंडिया ने भी यही बोला है अगर स्थिति ऐसी है तो आ जाइए, ठीक है, नहीं तो वहाँ जो एम्बेसी वगैरह है आप उससे अपने कांटेक्ट में रहिए, ठीक है, फिर टाइम आने पर हम लोग जो है वो एक्शन ले लेंगे। और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो एरोप्लेन्स जो हैं उनका भी रास्ता बदल दिया है। ईरान के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी बोला है कि इसको अवॉइड करो, अपना रास्ता बदल लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अब हमले हो रहे हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, तो इसीलिए ये फैसला किया गया है कि अब ईरान की जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड करो, दूसरे रास्ता अपना लो, तो एरोप्लेन सब यहाँ से नहीं जाएंगे। अब युद्ध जैसी स्थिति आ चुकी है। पहले से ही हम क्या देख रहे थे, रशिया और यूक्रेन के जो वार था इससे हम लोग जो काफ़ी जो है दुखी थे, घातक थे। अब देखो एक और ऐसा वार जो है वो दुनिया में शुरू होने जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये एग्जाम में आ सकता है, तो हमने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले देखिए हमारा चैनल पर जीएस एमसीक्यूज़ और पॉलिटी एमसीक्यूज़ पढ़ाए जाते हैं। जीएस में 8 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वही है ये, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी में भी पढ़ाए जाते हैं, राज्य व्यवस्था में, तो यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ाए जाते हैं, समझा कर, जिससे कि थोड़े से फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में जाकर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ऐसे ही हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ 2 हैं, एक है एमसीक्यूज़ और एक है डिटेल्ड एनालिसिस की। डिटेल्ड एनालिसिस में पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है और एमसीक्यूज़ में इन चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी अब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी सीरीज़ है ट्रिक्स की है, जिसमें 5 MCQs कराए जाते हैं। ये वो 5 MCQs हैं जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनकर आते हैं ना, उन्हीं की ट्रिक्स हैं ये। उससे अगली है करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर हम मंथ में जो भी न्यूज़ होते हैं, पूरे महीने के जो न्यूज़ हैं उनकी एक मैगज़ीन बनाई जाती है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाए जाते हैं। अब है मेंस टॉपिक, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाते हैं। अब हमारे चैनल में कम्युनिटी में हम लोग क्वेश्चन डालते हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हैं, वो भी हम लोग लाते हैं। तो हमारे चैनल में आप लोग जाइए, विज़िट कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमारा चैनल में जो वीडियोस हैं, ये सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चैनल में जाइए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रिसेंटली अ मांगे डिजीज़। ये क्या सी है? मंगा रोग का संक्रमण किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? कौन सी डिजीज़? मांगे डिजीज़। अब मुदुमलाई में देखा गया है, सिमलीपाल में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या फिर सरिस्का में? तो इसका सही आंसर है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि मांगे डिजीज़ है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मांगे डिजीज़ है किस में हो रही है? ये हो रही है एशियाटिक वाइल्ड डॉग में। किस में हो रही है ये? एशियाटिक वाइल्ड, जो जंगली डॉग होते हैं ना, ये उसमें हो रही है। दूसरा ये है कि ये किस से होती है? तो ये होती है माइट से होती है। माइट मतलब जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उनसे होती है। अब यहाँ पर होता क्या है? तो यहाँ पर उनको जैसे खुजली नहीं होती, आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं, जो डॉगीज़ होते हैं ना, उनके ऐसे स्किन पे ऐसे पैच होते हैं ना, वहाँ पर उनके बाल भी नहीं होते और पूरी स्किन मोटी मोटी सी होती है। तो ऐसे ही सेम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसी वाली डिजीज़ में है यहाँ पर, कि यहाँ पर इचिंग है, स्किन का मोटा हो जाना और हेयर का लॉस हो जाना। तो हम उससे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कुछ इस तरह की ये जो है स्किन डिजीज़ है, त्वचा का रोग है। किसका है ये? स्किन का रोग है, त्वचा का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन को अगर देखें, मतलब संक्रमण जो है वो एक जानवर से दूसरे जानवर को हो जाता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो एनिमल टू एनिमल यहाँ पर जो है वो ये जो डिजीज़ है वो फैल सकती है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसा भी पूछ सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं ईस्टर्न और साउथ ईस्ट एशिया। अब ईस्ट का मतलब होता है पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं हमेशा, तो वो क्या है? वो है अगर इसका जो संरक्षण का स्टेटस अगर पूछा जाए, तो IUCN की रेड लिस्ट में अगर पूछा जाएगा तो ये इसका आंसर आएगा एंडेंजर्ड आता है। अगर हमारी कंट्री का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसमें शेड्यूल 2 में आता है। इसी तरह से साइट्स में अगर पूछा जाएगा तो साइट्स में भी अपेंडिक्स 2 में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे जो मैं पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये आप नोट करते चले जाइए अपने उसमें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मीथेनॉल। मीथेनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज, मीथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? वुड चारकोल है, या वुड एल्कोहल है, या इथाइल ग्लाइकोल है, या कुछ भी नहीं है? तो इसका सही आंसर है वुड एल्कोहल। अब देखो मीथेनॉल इसमें क्यों आया, खबरों में क्यों आया, ये भी न्यूज़ में रहा है। USA की FDA है ना, जिसकी अथॉरिटी ने एक वार्निंग दी है। उसमें क्या बोला है कि जो भी सैनिटाइज़र आपको पता होगा कि जब से कोरोना आया है तो हम सभी लोग सैनिटाइज़र का यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं, है ना। अपने हाथ को सैनिटाइज़ करने के लिए खाने से पहले, कुछ भी सफाई क्या बोलते हैं उसको, साफ़ सफाई को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए तो हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। तो अब USC की FDA ने क्या बोला है कि जो भी सैनिटाइज़र जो कि मीथेनॉल से बने हैं, किससे बने हैं? मीथेनॉल से बने हैं। तो वहाँ पे एक वार्निंग जारी करी है कि इसके यूज़ से क्या हो सकता है कि उल्टी, चक्कर, सर में दर्द, है ना, और आँखों में धुंधलापन, कोमा, और यहाँ तक कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। ऐसी वार्निंग उसने जारी करी है। तो यहाँ पर मीथेनॉल से बनी हुई सैनिटाइज़र है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन में क्या डाला है? मीथेनॉल डाला है कि मीथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? वुड चारकोल है।
वुड एल्कोहल है। क्या है? वुड एल्कोहल है इसका सही आंसर। इसका दूसरा नाम है वुड एल्कोहल। अब देखो इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है कि मीथेनॉल का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी गंध की बात करें तो ये क्या है? एक स्वीट पंजेंट है, मतलब हल्का हल्का मीठा मीठा पंजेंट सा है, जो कि किसके जैसा है? इथाइल एल्कोहल के जैसा है। और ये अगर से पानी में घोला जाए तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो एक गुड पॉइंट है वो ये है कि मीथेनॉल जो है वो एक बहुत ही चीप, मतलब बहुत ही सस्ता एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में ये काम आता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो कवर कर लिए। और अब ये चीप क्यों है, सस्ता क्यों है? क्योंकि जब इसकी प्रोडक्शन होती है, जब ये बनता है तो इसमें बहुत ही कम लागत लगती है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा MSC एरीज शिप। ये है MSC एरीज शिप इज सीज्ड बाय विच कंट्री? MSC एरीज जहाज़ कौन से देश ने जब्त कर लिया है? ईरान ने, इथोपिया या यूक्रेन या रशिया? अब देखो यहाँ पर ये जो MSC एरीज शिप की जो बात है, जो घटना जो हुई है ना अभी, तो वो भी इज़राइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसी से संबंधित है ये भी, ठीक है। तो ये जब्त करा है, ईरान ने जब्त करा है ये। अब देखो इसको थोड़ा मैप में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया ईरान और यहाँ पे हमारा इंडिया, ये है ईरान और इधर की तरफ पड़ेगा इज़राइल। अब यहाँ से एक जहाज़ आ रहा था जिसके अंदर क्या थे? हमारे भारतीय लोग भी थे, 17 भारतीय थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये ईरान की नेवी ने पकड़ लिया है इन लोगों को। ये जो जहाज़ था उसको कैप्चर कर लिया है। ये अभी की बात है, 12-13 अप्रैल की ही बात है ये। और ये जो जहाज़ था वो कहाँ से आ रहा था? ये जहाज़ आ रहा था दुबई से आ रहा था, ठीक है। दुबई से भारत की तरफ आ रहा था, इंडिया की तरफ। तो उसने बीच में कहाँ पर? गल्फ़ ऑफ ओमान। अब गल्फ़ ऑफ ओमान तो यहाँ पे पड़ेगी, तो गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ उसने उसको पकड़ लिया है, जहाँ पर कि क्या आता है? जहाँ पर कि जिसके पास क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। तो ये आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गल्फ़ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ पड़ती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। और कौन सा जहाज़ है? ये है MSC एरीज शिप। इसके अंदर हमारे भारतीय थे, हमारे भारतीय हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसने कैप्चर करा है? ईरान की नेवी ने कैप्चर करा है। और मामला क्या है? वही मामला है जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ये वही है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन इज़ अ कंडीशन वेयर। देखो उपसौर ऐसी स्थिति है जहाँ पर मून जो है, जब चंद्रमा धरती के करीब होता है, क्या उसको हम लोग पेरीहिलियन बोलते हैं? या फिर जब धरती सूर्य के करीब होती है, या फिर जब चंद्रमा सूर्य के करीब होता है, या फिर जब धूमकेतु मतलब कॉमेट जो है नियरेस्ट टू द अर्थ? तो इसका सही आंसर है अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन। इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, इसका ये हमने माना ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये है सूरज, सन है ये। और हाँ, ये देखो आपको पता होगा कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमण करती है। परिक्रमण का मतलब क्या हुआ? रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है। ऐसे कौन से शेप में घूमती है? इलिप्टिकल, अंडाकार। ये इस तरह से ऐसे होता है। अब जब हमारी पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है तब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण करती है, तो उससे ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है ना। ऋतुएं मतलब मौसम बदलते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब। अब इसकी हमारी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है कि मौसम कैसे बदलते हैं। तो वह आप हमारे चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। जब हमारी जो पृथ्वी, जो अर्थ है, जब सूरज के पास होती है, ठीक है ना, जब हमारी पृथ्वी सूरज के पास होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन, मतलब कि उपसौर बोलते हैं। ऐसी इस कंडीशन को जब सूरज के पास होती है उसको उपसौर बोलते हैं। और जब पृथ्वी ऐसे घूम घूम के थोड़ी दूरी पर चली जाती है तो उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं एपीहिलियन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पे कवर करा है। अब ये भी न्यूज़ में छाया हुआ, न्यूज़ से जो है करंट अफेयर से ही बनाया है, उसका हमने स्टैटिक बनाया है।
अभी आएगा इसका, अभी देखो, अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वही है, ये है द टर्म सन ग्रेजर रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सन ग्रेजर जो खबरों में रहा है, सन ग्रेजर का संबंध किससे है? ये स्टार से है, कॉमेट, सन स्पॉट या फिर टैनिंग? तो इसका सही आंसर है कॉमेट से है, धूमकेतु से है। किससे है? धूमकेतु से। और कौन सी टर्म है? ये है सन ग्रेजर। अब देखो, ये जो सन ग्रेजर है ये अभी अभी साइंटिस्टों ने डिस्कवर करा था, जब अभी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ा था ना, उस टाइम की बात है। अभी 1-2 हफ्ते की, एक हफ्ते भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता के आसपास का ही टाइम है, ठीक है ना। तो तब ये साइंटिस्टों ने एक कॉमेट को जो था वो डिस्कवर करा था, और ये जो कॉमेट है ये सन की तरफ जो है ना, उसकी तरफ ये जा रहा था, तो इसीलिए वहाँ पर पेरिहिलियन मतलब उपसौर टर्म यूज़ हुई थी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, कॉमेट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सन ग्रेजर क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा कॉमेट हुआ। कॉमेट मतलब कि क्या हुआ? धूमकेतु। चलो अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कॉमेट क्या होता है। देखो, कॉमेट जो होता है ना, वो मतलब कि धूमकेतु क्या होता है कि ये किससे बना होता है? डस्ट मतलब धूल के कणों से, रॉक से, आइस से। किससे बना होता है? डस्ट हो गया, रॉक हो गया, आइस हो गया, बर्फ़ के टुकड़े हो गए, धूल। तो ये सूर्य के प्रकाश में ये चमकते हैं, ऐसे हमें टिमटिमाते हुए से दिखते हैं। उसकी पूंछ में होते हैं ये ऐसे होता है धूमकेतु, तो उसके पीछे की तरफ जो होते हैं, ठीक है। ये चमकता हुआ दिखता है, ये धूमकेतु का मुंह है, और ये इसकी पूंछ होती है जो कि वो होती है। और ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, मतलब सौर मंडल जो है ना, ये उसी का हिस्सा है ये। तो हमने जान लिया ये वाला सन ग्रेजर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारा देखो, जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, मतलब सौर मंडल जो होता है, वो हमारा है सूरज, सन है, तो उसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्डर में सारे जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह जो होते हैं, वो चक्कर काटते हैं। ऐसे ही इलिप्टिकल ऑर्डर में जो कॉमेट है, मतलब धूमकेतु, वो भी सन के, सूरज के चक्कर काटता है इलिप्टिकल ऑर्डर में। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब उसका नाम हमने क्या बताया? इसका नाम है सन ग्रेजर। ये वर्ड आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ बॉर्डर्ड बाय। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इज़ बॉर्डर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ, ये यहाँ पे वायनाड आएगा, वायनाड, ठीक है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कौन से संरक्षित क्षेत्र से सटा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नागरहोल से, बांदीपुर से, बांदीपुर, मुदुमलाई या फिर सभी से? तो इसका सही आंसर है कि सभी से है। अब ये भी न्यूज़ में था, ये क्या, अब न्यूज़ क्या थी, खबर क्या थी? खबर ये थी कि जो वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसमें 100 हेक्टेयर के जो एरिया है ना, 100 हेक्टेयर का एरिया, उसके जो जंगल में है, वहाँ पर आग लग गई थी। तो अब देखो, जिस जंगल में आग लग गई हो तो वो न्यूज़ में रहेगा नहीं रहेगा? तो बस ये क्वेश्चन वहीं से बनाया गया है। अब ये जो वायनाड जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है हमारे केरला में, ठीक है ना। साउदर्न ट्रेंच ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट में पड़ता है, पश्चिमी घाट में पड़ता है। और ये किसका पार्ट है? ये जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, और वो किस में है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस किस से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है, एक तो है नगरहोल, नगरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आता है बांदीपुर। अब ये नगरहोल और बांदीपुर दोनों ही कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। अब एक और है, वो है, उसका नाम है मुदुमलाई। क्या नाम है? मुदुमलाई, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये इन 3 से घिरी हुई है वायनाड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब है लास्ट क्वेश्चन। अब रिसेंटली इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? अब देखो, अभी, ठीक है ना, इसका सही आंसर है 10 है। वैसे अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं।
3 साल की इंटेंसिव रिसर्च के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इसको वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को कंपाइल मतलब बनाया है इसको। अब इसमें होता क्या है कि इस समय जो भी हमारा विश्व है उसमें जो मेजर जो बड़े बड़े साइबर क्राइम हॉट स्पॉट हैं, क्या है, साइबर क्राइम हॉट स्पॉट है ना, उनके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है हर देश को। तो अब उस रैंकिंग में हमारा देश किस नंबर पर आया है, हमारा देश आया है, इंडिया आया है 10वें नंबर पर। अब आप पूछोगे फर्स्ट कौन आया है, तो फर्स्ट साइबर क्राइम के मामले में फर्स्ट आया है कौन है, रशिया। अगर सेकंड की अगर पूछा जाए तो वो है यूक्रेन। इसको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो है वो युद्ध चल रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रशिया आ गया और सेकंड कौन आ गया, यूक्रेन आ गया। अब 4 नंबर पे कौन आया है, तो 4 पे आया है यूएसए, अमेरिका आया है। और तीसरे नंबर पे कौन आया है, वो भी चाइना। ये भी हमें याद करने की ज़्यादा हमें हैवी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है चाइना से भी हमारा वो चलता रहता है और यूएसए तो है ही पूरे विश्व में देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पर 100 कंट्रीज़ को लिया गया है कैटेगरी वाइज, उनकी कैटेगरी निकाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग वैसी कैटेगरी क्या है, साइबर क्राइम की है, रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, स्कैम्स, जो हम बोलते हैं कि स्कैम हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड किसी का लेके कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। रैंसमवेयर मतलब फिरौती वगैरह मांग लेते हैं, है ना, हैकिंग वगैरह कर लेते हैं, लोगों के उनमें घुस जाते हैं कंप्यूटर में कि सारा उनका बैंक अकाउंट जो है अपने नाम पे कर लेते हैं। तो बस वही सब है इसके अंदर। तो मैं आशा करती हूँ, हाँ, तो हम इसका जो आंसर है वो है 10th रैंक आई है इंडिया की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है ये 10वें नंबर पर आई है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंडेक्स है, और बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप हमारी वीडियोस जो हैं इनको रेगुलरली फॉलो ज़रूर करेंगे। तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।